नमस्कार। सिडबी एमएसएमई संवाद के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज 5वीं कड़ी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक आज हम टच कर रहे हैं। स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव्स और वेंचर कैपिटल के बारे में आज हम जानेंगे। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2026 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्टार्टअप की जो 10 साल की जर्नी रही है, ये एक सरकारी योजना से कहीं आगे बढ़कर देश के लिए एक निर्णायक क्रांति साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस दशक भर की यात्रा में स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 में ही रिकॉर्ड 44,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं। 45% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी है। तो स्टार्टअप्स का ये जो इंक्लूसिव मोमेंटम है, ये देश के सामर्थ्य को आगे बढ़ा रहा है। हर वर्ष हजारों उद्यमी अपना आइडिया लेकर मार्केट में कदम रखते हैं और उनके जहन में यकीनन बहुत से बुनियादी सवाल आते होंगे। एक कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, दूसरा कि DPIIT की मान्यता का क्या इंपॉर्टेंस है, और तीसरा कि जो आइडिया उनके जहन में है उसे वो स्केलेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। आज इसी विषय पर हम फोकस कर रहे हैं। मैं हूं अमित अरोरा और दूरदर्शन के स्टूडियोज पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। नमस्कार। आप IIT दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर निखिल, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, कोई भी एक आइडिया जिसको आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, उसको हम स्टार्टअप बोल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन होना चाहिए। डॉक्टर निखिल, ये भी जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक क्रांतिकारी आइडिया है, फिर भी अगर उसे अपने आप को स्टार्टअप कहना है तो ज़रूरी है कि उसके पास DPIIT की मान्यता हो? बहुत ज़रूरी है ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। DPIIT जो कि हमारे भारत सरकार का उपक्रम है और इसके लिए बहुत आसान है उसकी मान्यता लेना। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, अपने अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपने स्टार्टअप बनाया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, GST सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करिए और 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको मान्यता मिल जाती है। पर उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उससे फ़ायदा होता है, पहले तो आप स्टार्टअप बन जाते हैं। दूसरा, आपको कोई भी फंडिंग चाहिए हो, कोई मेंटरशिप चाहिए हो, कोई आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए हो, आपको टेंडर में भागीदारी चाहिए हो, उसके लिए आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो खुलती चली जाती हैं। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर निखिल ने बताई है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग आता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और इसकी मान्यता के बाद ही MSME या कोई छोटे बिजनेस अपने बिजनेस को स्टार्टअप कह सकते हैं। सर, स्टार्टअप और MSME में क्या फ़र्क है? देखिए, डेफिनेशन का फ़र्क है। अभी जैसे स्टार्टअप 2.0 की डेफिनेशन अभी कुछ हफ्ते पहले ही बताई गई है कि अगर आप नए उसमें हैं तो आपको 100 करोड़ तक का अगर आपका कारोबार है तो हम उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। 10 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप माना जाएगा और उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करी होनी चाहिए, तो आपको स्टार्टअप कहा जाएगा। जी, तो आइए एक बार आपको बताते हैं कि स्टार्टअप की परिभाषा क्या है। स्टार्टअप एक ऐसी एंटिटी या बिजनेस होता है जिसे DPIIT से रिकॉग्निशन प्राप्त होता है। स्टार्टअप इनोवेशन, प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेसेस के इम्प्रूवमेंट पर काम करती है। ये बिजनेसेस स्केलेबल होते हैं और बड़े लेवल पर जॉब्स और वेल्थ बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। स्टार्टअप्स की यात्रा में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, डॉक्टर निखिल, ये क्या है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको, जैसे आपने प्रोडक्ट को तैयार करा, तो पहले आपको ये प्रूव करना है ये कॉन्सेप्ट काम करेगा और ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कैसा है या किस तरह की सर्विस है, तब आपके प्रोडक्ट आपको बनाकर कुछ प्रोटोटाइप आप बना सकते हैं। एक शब्द जो हम बहुत सुनते हैं वो है MVP, ये क्या है? देखिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है कि कम से कम प्रोडक्ट इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो एक मार्केट में कुछ चीज़ प्रूव कर सके। अगर प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप उसको फिर अपने लैब में टेस्ट करते हैं, अपने कुछ लोगों को दिखाते हैं या कुछ अपने मित्रों को भेजकर उसका आइडिया को लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वो आप जब वो कस्टमर को देते हैं प्रोडक्ट, तब हम बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये बेस लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद ही वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा मार्केट के अंदर। जी, तो स्टार्टअप के सफर में कई चरण होते हैं, आइए आपके साथ साझा करते हैं। पहला चरण आइडिया है, जहां एक अनूठी प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच को इनोवेशन के साथ स्केलेबल बिजनेस मॉडल में बदला जाता है। दूसरा चरण DPIIT रिकॉग्निशन, एक बिजनेस को ऑफिशियली स्टार्टअप का दर्जा देता है। तीसरा चरण प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इस स्टेज पे यह साबित हो जाता है कि ये आइडिया काम कर सकता है। चौथा चरण MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी बिजनेस आइडिया के प्रोडक्ट
या सर्विस का सबसे सरल और बेसिक वर्जन बनाना जिसे आप टेस्ट करते हैं। और 5वां चरण सक्सेसफुल वैलिडेशन, यानी स्टार्टअप को स्केल और फंडिंग के लिए तैयार करना। तो डॉक्टर निखिल, एक बार वैलिडेशन हो गया आइडिया का तो फंडिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम वेंचर कैपिटल का नाम सुनते हैं, तो व्यूअर्स को बताइए वीसी फंडिंग क्या है। कोई अगर उद्यमी बात करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो कैसे करे? तो उसके लिए सबसे पहले बूटस्ट्रैपिंग, या तो आपके घर वाले पैसा देंगे, या आपके दोस्त पैसा देंगे, या कोई आप पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है ऐसा पैसा देगा। एंजल इन्वेस्टर कौन है और वो वेंचर कैपिटल से कैसे अलग है? एंजल इन्वेस्टर आपके इक्विटी पार्टिसिपेशन करेगा, तो मतलब आपके ओनरशिप का पार्ट होगा। एंजल इन्वेस्टर हमेशा चाहेगा कि स्टार्टअप की मदद करे, मेंटरशिप प्रोवाइड करे, उसको बिजनेस दिलवाए और सपोर्ट दे उसका, क्योंकि उसका हाई रिस्क है। उसको रिस्क बहुत इतना बड़ा रिस्क है कि वो पैसा लगा रहा है। जब आपकी एंजल फंडिंग की स्टेज निकल जाती है तब आपको जरूरत पड़ती है ज्यादा पैसे की, क्योंकि आपको मार्केट में वो जो आपका MVP है उसको आपको मार्केट करना है। फिर आपका प्री सीड स्टेज, फिर आपका एक सीड स्टेज। तो उसमें क्या होता है, सीड स्टेज और प्री सीड स्टेज के अंदर आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, MVP बना रहे हैं। फिर आता है आपका वेंचर कैपिटल, जो कि हम स्ट्रक्चर्ड फंडिंग की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की बात करते हैं, वो वेंचर कैपिटल हो जाता है। उसमें सीरीज A, फिर सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। जब आपका कंपनी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, आपका स्केल अप आपको चाहिए, तब आपको ज़रूरत पड़ती है PE फंड की, उसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। और प्राइवेट इक्विटी फंड के बाद फिर हम करते हैं IPO। तो स्टार्टअप की जो फंडिंग है उसके प्रमुख चरण कौन से हैं, आइए एक बार नोट करते हैं। स्टार्टअप फंडिंग के प्रमुख चरण: प्री सीड स्टेज, यहां आइडिया विकसित करने और इनिशियल ग्राउंड वर्क पर फोकस किया जाता है। सीड स्टेज यानी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में सहायता प्रदान करना। सीरीज A फंडिंग बिजनेस मॉडल वैलिडेट होने के बाद स्केल देने में मदद करता है। सीरीज B फंडिंग ग्रोथ और मार्केट एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। और बाद के फंडिंग राउंड्स मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्केल पर फोकस करते हैं। डॉक्टर निखिल, VC इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स की बात होती है, तो ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स बनाया है, जिससे VC उस पैसे को मांग सकते हैं भारत सरकार से अपने फंड को बनाने के लिए। फर्ज करिए 100 करोड़ रुपए का किसी VC ने फंड बनाया, उसको 35% तक मदद मिल सकती है एज ए LP और एज ए इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के फंड्स ऑफ फंड से। करीब उस फंड्स ऑफ फंड्स के द्वारा 140 फंड्स को सपोर्ट किया गया और उन फंड्स ने फर्दर 25,000 करोड़ रुपए मार्केट में लगाए हैं। तो अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 25,000 करोड़ का इकोनॉमिक वैल्यू भारत में गई है स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए। पर वेंचर कैपिटल फंडिंग तो हमने काफी सुना है, इसके साथ साथ कभी-कभी वेंचर डेट भी सुनने में आता है। वेंचर डेट में बैंक से, NBFC से या किसी फिनटेक स्टार्ट से आप वेंचर डेट ले सकते हैं। थोड़ा उसके अंदर अलग अलग लेवल पर जो ब्याज होता है वो फर्क हो सकता है। पर डॉक्टर निखिल, अगर मैंने वेंचर डेट लिया या वेंचर कैपिटल, ये सिर्फ फंडिंग तक सीमित नहीं है, क्या मुझे मेंटोरशिप, नेटवर्क, कनेक्शंस भी हासिल होते हैं? तो जो इन्वेस्टर होता है उसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है, वो होता है मेंटरशिप, अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड करना। अच्छा अगर साथी आपके साथ है, कहते हैं 1 से 11, तो 1 और 1 11 बना सकते हैं आप लोग। अच्छा मेंटर इन्वेस्टर ही बन सकता है क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट हर स्टेज पर स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज हो सकता है कुछ आपको 5 लाख चाहिए, कुछ 50 लाख चाहिए, कहीं 5 करोड़ चाहिए, हो सकता है आगे जाके आपको 500 करोड़ चाहिए। इन्वेस्टर का रोल सिर्फ मेंटरशिप पे और पैसा लगाने तक सीमित नहीं रह जाता, उसको बिजनेस कनेक्ट भी देना पड़ता है। और इन्वेस्टर अपने कॉन्टैक्ट्स को खोले और स्टार्टअप को बिजनेस भी दिलवाना शुरू करे। देखिए स्टार्टअप कई बार क्या होता है, यंग स्टार्टअप होते हैं, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने आइडिया के अंदर, अपने उसमें ही सीमित होते हैं, उनके पास इतना अनुभव नहीं होता। तो ये इन्वेस्टर का रोल क्या होता है कि मेंटरशिप प्रोवाइड करे, इन्वेस्टमेंट भी दे और बिजनेस कनेक्ट भी प्रोवाइड करे। बिल्कुल, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है उसको पूरा करने में स्टार्टअप्स की अहम भूमिका रहेगी। लेकिन जैसा डॉक्टर निखिल ने इनक्यूबेटर शब्द का भी प्रयोग किया, तो हमारी स्टार्टअप यात्रा में इनक्यूबेटर हमारी कैसे मदद कर सकता है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत की MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है सिडबी डिजिकैश, MSMEs के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल,
जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। सिडबी डिजिकैश, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल, भारत की एमएसएमईज की प्रगति के लिए। सिडबी एमएसएमई को समझता है। सिडबी एमएसएमईज के लिए लेकर आया है एज। एज एमएसएमई को नए वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जिनके माध्यम से आप नए डीजी सेट खरीद सकते हैं या पुराने डीजी सेट को बदलकर स्वच्छ पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं: 3 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, 5 साल तक की विनिमय पूर्ण भुगतान अवधि, आकर्षक ब्याज दरें, तेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सिडबी एज चुनें और अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से सशक्त बनाएं। जीतने की चाह खोले सफलता की राह, आना जाना ऑन टाइम, भुगतान चुकाना ऑन टाइम, खुश रहना ऑल द टाइम। क्या हाल है रमेश जी? अशोक जी, ये पहली ज्ञान की बात तो समझ में आई, पर ये भुगतान चुकाने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। वो ज्ञान नहीं, सच्चाई है। मतलब? कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जो आपका बैंक समय समय पर लोन देकर कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक लोन का भुगतान भी नियमित तौर पे करना होगा। ओह अच्छा, और क्या करना होगा? सबसे जरूरी बात, जिस उद्देश्य से लोन लिया है उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। और लोन हमेशा समय पर चुकाना चाहिए। अब समझे? तो भुगतान करो ऑन टाइम और खुश रहो ऑल द टाइम। आरबीआई कहता है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद। हमारे साथ चर्चा के लिए है डॉक्टर निखिल अग्रवाल। तो बताइए, इनक्यूबेटर क्या संस्था है, कैसे मदद करती है स्टार्टअप जर्नी में? अगर आप देखें तो इनक्यूबेटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई लैब एक्सेस करना चाहते हैं या आपको कुछ नई चीज़ बनानी है, तो आपको हज़ारों करोड़ रुपए की इक्विपमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप इनक्यूबेटर के पास आते हैं। करीब करीब 1500-2000 के आसपास इनक्यूबेटर भारत में है। आप कहीं पे भी अपने पास वाले इनक्यूबेटर के पास जा सकते हैं। वो इनक्यूबेटर आपको पहला मेंटरशिप देगा आपको, दूसरा आपको टेक्नोलॉजी एक्सेस, वहाँ 3D प्रिंटर चाहिए आपको अपना को टेस्टिंग करना है, आपको बायोमेडिकल के अंदर कुछ करना है, या आपको इवन सोशल स्टार्टअप करना है, तो बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरा, आपको वहाँ पर भारत सरकार की स्कीम्स को इनक्यूबेटर्स काफ़ी कुछ चलाते हैं, उनके पास फंड अवेलेबल रहता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जी, यानी इनक्यूबेटर्स बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और ये आपको हैंड होल्ड करती हैं, मेंटोर करती हैं, निवेश भी कर सकती हैं, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करती हैं। जी जी जी। लेकिन जैसे आपने कहा, सरकारी स्कीम से भी आपको जोड़ती हैं, तो इस समय अगर हम भारत की बात करें तो कौन सी प्रमुख गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं? DPIIT की स्कीम है SISFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। उसके अंदर आपको 20 लाख से 50 लाख तक आपको ग्रांट या आपको इक्विटी सपोर्ट मिल सकता है। क्रेडिट गारंटी, MSME और इन सब के लिए काम करता है। इसमें करीब करीब 20 करोड़ रुपया तक आपको लोन मिल सकता है किसी भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन से, NBFC से या बैंक से, वो आपको लोन मिल सकता है। तो उसके लिए पर आपको थोड़ा आपका बिजनेस चलना चाहिए, वो इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलेगा। पर आपको जब स्केल अप करना है, जब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और आप अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तब आप बैंक के पास जा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वेंचर डेट, कि आपको क्रेडिट मिलने लगा बैंक से, जिससे आप उसको वर्किंग कैपिटल में अपने यूज़ कर सकते हैं और बैंक को आप रीपे कर सकते हैं। जी, तो जैसा डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आइए एक बार आपके लिए रिकैप करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध फंडिंग के सोर्स: बूटस्ट्रैपिंग, व्यक्तिगत या इंटरनल फंड्स का उपयोग करना; एंजल इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स में व्यक्तिगत पूंजी इन्वेस्ट करते हैं; गवर्नमेंट द्वारा संचालित सीड स्कीम्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और ट्रायल्स को सपोर्ट करते हैं; वेंचर कैपिटल स्केलिंग के लिए इक्विटी फंडिंग प्रदान करते हैं; और वेंचर डेट इक्विटी डाइल्यूशन के बिना लोन फंडिंग प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद, जहां पर हर उद्यम की कहानी बनेगी प्रेरणा। आज जो सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, एक ऐसा भारतीय स्टार्टअप जिन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। आइए देखें। हैदराबाद, भारत का उभरता हुआ स्पेस टेक हब। यहां से शुरू होती है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की वो कहानी
जिसने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष के बंद दरवाजों को खोल दिया है। 2012 में शुरू हुई ये कंपनी सिर्फ सैटेलाइट नहीं बनाती, बल्कि ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्पेस एज अ सर्विस मॉडल पर काम करती है, जो सैटेलाइट निर्माण से लेकर मिशन लॉन्च तक की सुविधा प्रदान करती है। Hi, my name is Sanjay. I'm the founder and CEO of Dhruva Space Private Limited. We started the company in 2012 primarily with a vision to lead the privatization of space industry in India. We launched Dhruva Space in 2012 with a singular vision to make India self-reliant in the private space sector. A crucial first step in realizing this vision was obtaining our DPIIT registration. It acted as a seal of trust for us, opening doors to leverage numerous government schemes and support opportunities. स्पेस सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। शुरुआती दिनों में कंपनी ने अपने MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पर फोकस किया। इन्होंने अपने कैश बर्न और रनवे का बहुत बारीकी से प्रबंधन किया ताकि रिसर्च और इनोवेशन कभी न रुके। ध्रुवा स्पेस की फंडिंग यात्रा भी काफी सुनियोजित रही। सबसे पहले उन्हें सीड फंडिंग मिली, जिससे आइडिया को लैब से बाहर लाने में मदद मिली। इसके बाद सीरीज ए के जरिए वेंचर कैपिटल आया। हमारे बिजनेस में एक मोड आया था जब हमें चुनाव करना था वेंचर डेट या वेंचर कैपिटल लेने का। हमारे बिजनेस प्लानिंग के हिसाब से हमने देखा कि हमारे लिए वेंचर डेट लेना बेहतर था। इससे हमें अपनी ओनरशिप को सिक्योर करते हुए बिजनेस को स्केल अप करने की ताकत मिली। पहले VC आया, फिर डेट। 10 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के वेंचर डेट ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया। हालांकि लोन के साथ रीपेमेंट प्रेशर भी आता है, जिसे उनके मजबूत रेवेन्यू मॉडल ने संभाला। इस यात्रा में सरकार का भी बड़ा सहयोग रहा। स्टार्टअप इंडिया की स्कीम्स, इनक्यूबेटर्स और फंड ऑफ फंड्स जैसे सपोर्ट ने उन्हें वो स्थिरता दी जो एक स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए जरूरी होती है। अगस्त 2025 में इन्होंने SpaceX के माध्यम से अपना लीप 1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब तक ध्रुवा स्पेस लगभग 180 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा चुका है, जो उनकी वित्तीय साख का प्रमाण है। My message to all emerging startups in this: keep your financial records transparent and make financial discipline your greatest strength. Today, the government is incredibly supportive of startups, constantly introducing new schemes and assistance programs. ध्रुवा स्पेस की सफलता सिखाती है कि जब बेहतरीन तकनीक को सही सरकारी समर्थन और वित्तीय सूझबूझ का साथ मिलता है, तो सफलता के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है। वाओ, व्हाट अ सक्सेस स्टोरी। डॉक्टर निखिल, स्पेस में जो स्टार्टअप्स हैं वो खासतौर पे बहुत इंस्पायर करते हैं। जैसे ध्रुव स्पेस ने कमाल का काम किया है, ऐसे ही करीब करीब 450 कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में इस समय भारत में काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जब हम हवाई यात्रा करते हैं, आपने ज़रूर रनवे के बारे में सुना होगा। स्टार्टअप में जब ये वर्ड आता है कैश बर्न और रनवे, तो इसे कैसे समझें? स्टार्टअप के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कैश बर्न और रनवे। कैश बर्न की बात करें तो कैश बर्न वो है कि अगर आपका जो सेल है, अगर आपका 100 रुपये है और आपका खर्चा है वो 110 रुपये है, अभी वो नया स्टार्टअप है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको ऑफिस का एक्सपेंस करना है, उसको नए लोग रखने हैं, तो उस गैप को हम कैश बर्न बोलते हैं कि 10 रुपये महीने का आपका कैश बर्न हो रहा है। रनवे कितना पैसा बचा हुआ है उसका। मान ले एक स्टार्टअप के पास 10 रुपये महीना खर्चा होता है, तो उसका मतलब 100 रुपये हैं, तो 10 महीने तक का रनवे उसके पास है। उससे पहले या तो उसको अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा या पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है कि कैश बर्न को कम करना होता है, जिससे कि रनवे आपका इंक्रीज हो सके। अगर आपका कैश बर्न ज़्यादा है तो रनवे आपका कम होता चला जाएगा, आपके पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसा आपने कहा था कि अगर स्टार्टअप्स को आगे ले जाना है तो इंक्यूबेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऐसे में हम अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात सुनते हैं, इसके बारे में बताइए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत सरकार का एक मिशन है। उसके अंदर टिंकरिंग लैब्स लगाते हैं। करीब 20 लाख स्कूलों के अंदर ये टिंकरिंग लैब्स लगाई गई, जिससे कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकें। उसके बाद अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट भी दिया और वो इंक्यूबेटर्स पूरे भारत में अलग अलग सीरीज़ में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर में, वो रहा मेंटर्स का। कि जो मेंटर फॉर चेंज उन्होंने कड़ी शुरू करी कि जो मेंटर्स एक नेटवर्क खोलते हैं अपना, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है स्टार्टअप्स को
अपने तरह के स्टार्टअप से, अपने तरह के इन्वेस्टर्स से, अपने तरह के उद्यमियों से मिलने की, जिससे अपना बिजनेस को वो आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल। हम एक और छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के उस पार डॉक्टर निखिल से जानेंगे कि स्टार्टअप्स के चाहे फाउंडर्स हों या इन्वेस्टर्स हों, आप उन्हें क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस देना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत की एमएसएमईज हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है सिडबी डिजिकैश, एमएसएमईज के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल, जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। सिडबी डिजिकैश, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल भारत की एमएसएमईज की प्रगति के लिए। सिडबी एमएसएमई को समझता है। सिडबी एमएसएमईज के लिए लेकर आया है एज। एज एमएसएमई को नए वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जिनके माध्यम से आप नए डीजी सेट खरीद सकते हैं या पुराने डीजी सेट को बदलकर स्वच्छ पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं: 3 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, 5 साल तक की विनिमय पूर्ण भुगतान अवधि, आकर्षक ब्याज दरें, तेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सिडबी एज चुनें और अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से सशक्त बनाएं। सिडबी एमएसएमई संवाद में आज हम फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप्स पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल, आईआईटी दिल्ली से। डॉक्टर निखिल, फाउंडर्स, को फाउंडर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्टार्टअप में, क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस देना चाहेंगे उन्हें आप? अच्छी टीम है जो मैंने बोला। दूसरा, इन्वेस्टर किससे पैसा ले रहे हैं, कब ले रहे हैं और कितने खर्चे पे ले रहे हैं, इक्विटी पे ले रहे हैं, डेट पे ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं। फिर दूसरा, फ्यूचरिस्टिक सोच रखें। तीसरा, इनोवेशन पे ध्यान दें, वैल्यूएशन पे नहीं, इनोवेशन पे ध्यान दें। जी, और अगर हम निवेशक की बात करें तो इन्वेस्टर्स को किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? सबसे बड़ा इन्वेस्टर का रिस्क ये होता है कि किसी को भी पैसा लगा रहा है वो, तो ये देख के लगाए कि उसकी टेक्नोलॉजी वैलिडेट करा ले कि टेक्नोलॉजी सही है या नहीं है। उसको सही गाइडेंस दें, उसको बताएं कि किस तरह से प्रोडक्ट को आप रिकॉन्फ़िगर करके किस तरह से मार्केट में आप दे सकते हो। अगर आपको विदेश के अंदर प्रोडक्ट लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हो। तो इन्वेस्टर का रोल बहुत सारा हो जाता है। अगर मैं जेंडर इक्विटी के लिहाज से आपसे पूछूं, 10 साल के सफ़र में जैसे 45% स्टार्टअप्स में हम महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं, तो क्या हम ये कहें कि चाहे पुरुष हो महिला हो, दोनों ही बढ़ चढ़कर स्टार्टअप में हिस्सा ले रहे हैं? आज आप देखेंगे तो करीब आपकी बात, ये तो मतलब एक तरह से यूनिक स्टैटिस्टिक्स है भारत की कि 45% महिलाएं आज स्टार्टअप में आगे आई हैं। इसका मतलब क्या है कि महिलाएं टेक्नोलॉजी और उद्यमी में भी उतनी आगे बढ़ रही हैं। और चलिए अब कार्यक्रम में ऑडियंस के सवालों को शामिल करते हैं। आपको याद होगा कि एपिसोड 4 की थीम थी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, और इस समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री भावेश जैन, MD एंड CEO ट्रांस यूनियन सिविल। भावेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। बहुत से सवाल हम तक आए हैं। पहला सवाल कानपुर उत्तर प्रदेश से रमेश वर्मा पूछते हैं, मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है, हमारी सेल्स हो रही है और मार्केट में डिमांड भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बैंक लोन देने से मना कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? रमेश जी, जनरली प्रॉब्लम बिजनेस मॉडल या पोटेंशियल में नहीं होता है। बैंक बिजनेस पोटेंशियल के साथ में आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आपके डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो देखते हैं कि आपने लोन का भुगतान सही समय पे किया है कि नहीं किया है। दूसरा, आपने टैक्स फाइलिंग रेगुलरली की है कि नहीं की है। तीसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट और कैश फ्लो की कितनी विजिबिलिटी है। जब बैंक आपको लोन देती है वो सारे पैरामीटर्स देखती है, उसके बाद आपको लोन देती है। हो सकता है अगर आपके बैंक स्टेटमेंट या कैश फ्लोज में थोड़ी इरेगुलरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी पूरी ना हो, उसके वजह से बैंक को दिक्कत हो सकती है लोन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच भावेश जी। और दूसरा सवाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। जयदीप जी पूछ रहे हैं कि उनकी पैकेजिंग मटेरियल की एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी सीजन में उनके ऑर्डर्स बढ़ गए हैं और फैक्ट्री दिन रात चल रही है। अभी 2 बड़े ऑर्डर्स भी आए हैं और उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि रॉ मटेरियल तुरंत चाहिए, लेबर को ओवरटाइम देना है,
और सप्लायर्स एडवांस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैश फ्लो टाइट है, लेकिन काम रुक भी नहीं सकता। तो ऐसे में वो पैसा कहाँ से लें? क्या कोई बैंक, NBFC या फिनटेक है जो जल्दी अप्रूवल दे दे? जयदीप जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप देखिए आपको लोन थोड़े समय के लिए चाहिए या लंबे समय के लिए चाहिए। अगर छोटे समय के लिए चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लीजिए। अगर आपको आपकी फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना है तो आप बड़े समय के लिए टर्म लोन लीजिए। वो लोन लेने के लिए आपको आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और आप वो लोन एक बैंक से ले सकते हैं या RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी से भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी NBFC फिनटेक जो RBI रजिस्टर्ड हो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं आपकी ज़रूरत अनुसार। ऑडियंस के सवालों का जवाब देने के लिए भावेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद, नमस्कार जी, तो ये तो थे ऑडियंस के सवाल। और यदि आप भी सिडबी MSME संवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जो अपना सपना है कि इंडिया का नाम इनोवेशन से होना चाहिए। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इनोवेशन। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस श्रृंखला की जो छठी कड़ी रहेगी उसका थीम रहेगा वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर निखिल अग्रवाल, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।